गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं हम अभी तक 3 पार्ट्स ऑफ आवर इन्वायरमेंट नेचुरल रिसोर्सेस ये हम कंप्लीट कर चुके। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट 4 ऑफ दिस चैप्टर एंड इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस different type of biogeochemical cycles. Okay, so let us start. So biogeochemical cycle, constant interaction between biotic and abiotic components of the biosphere makes a system, and these flow of components form a cycle called as biogeochemical cycle. तो यहाँ पर 2 फैक्टर के बारे में बात किया है, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं। दीज आर द 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन ईच एंड एवरी बायोस्फीयर और वी कैन से इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट। सब जगह पर दो ही तरीके के फैक्टर्स होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक, और इनके बीच में जब इंटरेक्शन होता है तो ये डिफरेंट कंपोनेंट्स का एक फ्लो बनाते हैं और वो साइकिल के फॉर्म में आपको दिखाई देता है कि कंपोनेंट एक जगह से बायोटिक फैक्टर से एबायोटिक फैक्टर में जाता है, फिर एबायोटिक से बायोटिक फैक्टर में आता है। इस तरीके से उसका साइक्लिंग चलता रहता है। तो दैट काइंड ऑफ साइक्लिंग ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स इन अ बायोस्फीयर इन अ इकोसिस्टम through biotic and abiotic factor is called as biogeochemical cycle, and we are going to discuss some prominent cycle in nature as are described below. ठीक है, सो हम उनके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं कौन कौन से साइकिल्स होंगे और हम उनको किस तरीके से डिस्कस करते हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाटर साइकिल के बारे में। द whole process in which water evaporates and fall on the land as rain and water flows back into the sea via rivers is known as the water cycle. तो क्या हुआ, water evaporates and falls on the land, वाटर एवापरेट्स हुआ, लैंड से ऊपर गया, ठीक है, फिर वापस लैंड्स के ऊपर आया, ठीक है, एज रेन एंड वाटर रेन के फॉर्म में नीचे आया, ठीक है, और वो वापस से फ्लो होके कहाँ चला गया, सी में चला गया अल्टीमेटली, ठीक है, वाया रिवर्स के थ्रू, और इसको हमने वाटर साइकिल बोल दिया। तो सिंपल सी बात यह है कि वाटर कहाँ से चला, धरती से चला और धरती के ऊपर आ गया। अर्थ से चला, एवापोरेशन हुआ, कंडेंसेशन हुआ, रेनिंग हुई, ठीक है, पानी वापस अर्थ के ऊपर आया, फिर रिवर्स के माध्यम से वो वापस ओशियन वगैरह में चला गया, ठीक है। सो दिस इज़ कॉल्ड एज वाटर साइकिल। ठीक, आइए और इसके बारे में डिटेल पढ़ते हैं। तो वाटर साइकिल की मेन स्टेप्स इन्वॉल्व इन द वाटर साइकिल्स आर इवेपोरेशन एंड ट्रांसपीरेशन, और आगे हम पढ़ेंगे। तो इवेपोरेशन क्या है, अभी हमने बात की थी कि जो धरती के ऊपर जो जल है, जो पानी है, वो यहाँ से इवेपोरेट होके एटमॉस्फेयर में जाएगा। इवेपोरेशन, वाटर ऑन द अर्थ चेंज टू वेपर, जो वाटर है वो वेपर में चेंज हो जाएगा ड्यू टू सन हीट एंड राइज अबोव, ठीक है, सन हीट से वो इवेपोरेट होगा, वेपर के फॉर्म में आएगा और वो अर्थ की सरफेस से ऊपर एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, ठीक है। बी इज़ द ट्रांसपीरेशन। अब ट्रांसपीरेशन क्या है, प्लांट्स के थ्रू वाटर का रिलीज करना। प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर थ्रू द रूट्स एंड देन गिव ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर थ्रू पोर्स इन देयर लीव्स। तो जो वाटर प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं उसका मैक्सिमम पार्ट वो एटमॉस्फेयर में रिलीज़ कर देते हैं। प्लांट्स जो होते हैं उनके पास लीव्स होती है, लीव्स में स्टोमेटा होते हैं और स्टोमेटा के थ्रू वो वाटर को कंटिन्यूसली एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करते रहते हैं। So through the process of transpiration, we can say the stomata present on the leaves. Okay, these are the pores, stomata, and they releases continuously water in the form of water vapor into the atmosphere. Atmosphere में लगातार रिलीज करते रहेंगे। और जो ग्राउंड जो कैपिलरी वाटर जिसको अपन कहते हैं, जो प्लांट जिसको एब्जॉर्ब करता है, उस कैपिलरी वाटर को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाएगा। तो ये भी वाटर नेक्स्ट प्रोसेस कंडेंसेशन के थ्रू कंडेंस होके क्लाउड्स बनाएगा और फिर नीचे आ जाएगा वापस से रेनिंग की प्रोसेस के थ्रू। रेस्पिरेशन के बारे में हम बात कर लें यहाँ पर। इट इज़ द प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी विद द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड along with water vapor
तो जब रेस्पिरेशन हम करते हैं, जब हम एक्सहेलेशन करते हैं, इनहेलेशन जब हम ऑक्सीजन को इन करते हैं, उस ऑक्सीजन को हम हमारे डिफरेंट कैटाबॉलिक रिएक्शंस के लिए यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है हमारी बॉडी में, दैट विल बी एक्सहेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन। तो जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करते हैं तो एट दैट टाइम हमारी बॉडी से वाटर भी वेपर के फॉर्म में रिलीज होता है। इट विल आल्सो ट्रांसफर इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये भी नेक्स्ट कंडेंसेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, कंडेंसेशन के बाद में ये प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस आती है। यहाँ पर आप कंडेंसेशन जरूर एक बार लिख लीजिएगा, शायद स्लाइड में रह गया है। ठीक है, तो आपने कौन कौन सी प्रोसेस देखी? एक तो इवेपोरेशन, इवेपोरेशन के बाद में आपने देखा ट्रांसपीरेशन, ट्रांसपीरेशन के बाद आपने देखा रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन के बाद में आप देखेंगे कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में ये जितने भी वेपर्स हैं ये कंडेंस हो जाएगी, क्लाउड के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। दैन प्रेसिपिटेशन, जिसको अपन रेनिंग कहेंगे। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर इनटू लिक्विड विच फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ रेन। ओके, तो कंडेंसेशन और उसके बाद में प्रेसिपिटेशन। रेन के फॉर्म में भी वाटर आएगा, स्नो के फॉर्म में भी आएगा, स्लिट और तो प्रेसिपिटेशन के बाद में परकोलेशन एंड एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस होती है। सम ऑफ द प्रेसिपिटेशन सोक इनटू द ग्राउंड टू रीच द ग्राउंड वाटर। कुछ पानी ग्राउंड के अंदर चला जाएगा, ठीक है, और वो ग्राउंड वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सम ऑन द लैंड गेट्स एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। कुछ पानी ज़मीन में प्लांट्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्रॉप के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगा, ट्रीज़ के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएगा एंड ग्रो एंड द रेस्ट, और वो प्लांट्स ग्रो कर लेंगे उससे। और जो बचा हुआ रेस्ट फ्लो डाउन हिल, जो रेस्ट है वो फ्लो हो जाएगा डाउन हिल प्रोसेस के थ्रू, रन ऑफ टू द रीच द सी टू कंप्लीट द होल वाटर साइकिल। अब तीन तरीके से इस जो पानी, जो प्रेसिपिटेशन हुआ है, जो बारिश हुई है, उस बारिश का जो पानी है वो तीन तरीके से उसको कंपलसेट किया जाएगा। एक तो वो ज़मीन के अंदर चला जाएगा और ग्राउंड वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा, उसको प्लांट, ट्रीज़, क्रॉप एब्जॉर्ब कर लेंगे और वो अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए उसको यूज़ कर लेंगे। और तीसरा जो बचा हुआ पानी है वो ओशन में चला जाएगा, सी में चला जाएगा। ठीक है, और होल प्रोसेस ऑफ वाटर साइकिल हैज़ बीन कंप्लीटेड। वाटर साइकिल कंप्लीट। आते हैं नेक्स्ट नाइट्रोजन साइकिल पर। नाइट्रोजन साइकिल मीन्स हम N2 गैस के बारे में बात कर रहे हैं। हाउ टू इट इज़ एंड मतलब द सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इज़ नाइट्रोजन गैस विच इज़ प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, चलिए वो इसके बारे में बात करें। द सीक्वेंस इन विच नाइट्रोजन passes from the atmosphere to the soil and organisms and then is eventually released back into the atmosphere is called as nitrogen cycle। तो ये एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन जो है वो कहाँ पर आएगा? सॉइल के अंदर आएगा, सॉइल के अंदर आएगा, सॉइल से कहाँ जाएगा? ऑर्गेनिजम्स के अंदर जाएगा, प्लांट्स और एनिमल के पास। ठीक है, एंड इवेंचुअली बैक इनटू द एटमॉस्फेयर। ठीक इस तरीके से इसका साइक्लिंग होगा कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन सबसे पहले सॉइल में आए, सॉइल उसके बाद में उसको प्लांट इसको एब्जॉर्ब करे, प्लांट इसको एब्जॉर्ब करे, प्लांट को जब एनिमल्स खाएंगे तो नाइट्रोजन एनिमल्स में चली जाएगी, प्लांट्स और एनिमल्स से डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू ये नाइट्रोजन वापस से एटमॉस्फेयर में चली जाए। तो दैट इज़ द नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, तो आइए उसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल पढ़ते हैं हम। ये डायग्राम दिया हुआ है नाइट्रोजन साइकिल का। It is a process by which atmospheric nitrogen is converted into the form of which can be easily absorbed the organisms on earth. Nitrogen fixation is carried out by the following ways। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि एटमॉस्फेयर की जो नाइट्रोजन है वो कभी भी जब कभी भी किसी भी ऑर्गेनिज्म में जाएगी तो डायरेक्टली कोई भी प्लांट और एनिमल्स उसको नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। ठीक है, इसको नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस के थ्रू फिक्स किया जाएगा। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन विल बी फिक्स्ड इनटू द नाइट्रोजन कंपाउंड। नाइट्रोजन कंपाउंड्स के फॉर्म में उसको सॉल्युबल कंपाउंड, जो वाटर में सॉल्युबल कंपाउंड होते हैं, उसके फॉर्म में उसको कन्वर्ट किया जाएगा और उस प्रोसेस को हम बोलेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जनरली यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, सॉइल के अंदर एनरिच करते हैं, उसके बाद में
प्लांट इस नाइट्रोजन को जो एनरिच्ड सॉइल, जो सॉइल में जो नाइट्रोजन एनरिच्ड हो गई है, जो सॉल्युबल फॉर्म में आ गई है, प्लांट इसको एब्जॉर्ब करेंगे, प्लांट के पास में जाएगा, ग्रीन प्लांट्स के पास में जाएगा, उनके प्रोटोप्लाज्म का हिस्सा बन जाएगा। जब इन प्लांट्स को जो एनिमल्स खाएंगे तो ये एनिमल्स के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और फिर ये एनिमल्स में ये अमोनिया के फॉर्म में, एनिमल्स का जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो अमोनिया के फॉर्म में या यूरिया के फॉर्म में या यूरिक एसिड के फॉर्म में, ठीक है, उससे नाइट्राइड्स बनते हैं, फिर नाइट्रेट्स बनते हैं। ये प्रोसेस है नाइट्रिफिकेशन, है ना, डीनाइट्रिफिकेशन ये प्रोसेस है। इनके प्रोसेस के थ्रू ये नाइट्रोजन जो है वापस से इस तरीके से एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाएगी। तो डिफरेंट इसके पॉइंट्स होंगे जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। आइए, अब नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो कैसे फिक्स होगी। जो पहला स्टेप है बाय लाइटनिंग। व्हेन लाइटनिंग अकर्स द हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कन्वर्ट नाइट्रोजन एंड वाटर इनटू द नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, ठीक है, विच गेट डिजॉल्व इन वाटर, जो कि वाटर में डिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है, एंड आर रेडियली यूज्ड बाय एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर जो नाइट्रोजन थी वाटर से रिएक्शन करके नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स का फॉर्मेशन हो गया, वो पानी के साथ में धरती के ऊपर आ गई और उसको प्लांट्स ने यूटिलाइज कर लिया, यूज़ कर लिया अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए, ठीक है। बाय बैक्टीरिया जो नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है वो बैक्टीरिया के थ्रू ही हो सकता है। मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स बाय फ्री लिविंग बैक्टीरिया or the bacteria like rhizobium bacteria present in the root nodules of the leguminous plants. Some bacteria convert the nitrogen gas N2 to ammonia NH3 which plants can use. तो यहाँ पर जो बैक्टीरियाज होते हैं, दो तरीके के बैक्टीरिया हैं। एक तो राइजोबियम बैक्टीरिया जिसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो रूट है प्लांट की, ये मान लिया जाए रूट है, ठीक है, इस रूट के अंदर ये रूट नोड्यूल बनाता है। इस रूट नोड्यूल के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करता है, N2 को फिक्स करता है। तो N2 को ये हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करवाता है, हाइड्रोजन के साथ में रिएक्शन करता है, तो NH सिंगल बॉन्ड NH बना लेता है, ठीक है, N ट्रिपल बॉन्ड, हाँ ठीक है, डबल बॉन्ड यहाँ पर रहेगा, N डबल बॉन्ड ऐसा रहेगा। इसके बाद में फिर ये एक बार और हाइड्रोजन को रिएक्शन कराएगा तो NH2 सिंगल बॉन्ड NH2 बन जाएगा, ठीक है। एक बार और हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाएगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाएगा तो NH3 में कन्वर्ट कर देगा। इसको किस में कन्वर्ट देगा? NH3 दो बन जाएंगे, NH3, ठीक है। सो दिस इज़ द प्रोसेस। ये हमारा राइजोबियम बैक्टीरिया इस तरीके से नाइट्रोजन को फिक्स करता है, हाइड्रोजन के साथ में उसको रिएक्ट करवाता है और नाइट्रोजन कंपाउंड NH3 में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और कुछ और बैक्टीरिया होते हैं हमारे साइनोबैक्टीरिया जिसको हम कहते हैं, जो सॉइल के अंदर होते हैं, वो डायरेक्टली नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं विदाउट एनी सिम्बायोटिक एसोसिएशन, किसी की हेल्प लिए बिना ही वो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका था। पहला तरीका था लाइटनिंग के थ्रू नाइट्रोजन फिक्स होकर एटमॉस्फेयर से धरती पे आ गई। दूसरा बैक्टीरिया जो हमारे अर्थ के ऊपर सॉइल के अंदर पहले से अवेलेबल है, दे विल आल्सो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नाइट्रिफिकेशन के बारे में। जो डायग्राम में सारा नाइट्रिफिकेशन, एमोनिफिकेशन, डिनाइट्रिफिकेशन दिया हुआ है उनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। उस डायग्राम को देखते जाइएगा और समझते जाइएगा। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स, ठीक है। अमोनिया को नाइट्राइट्स और नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद में अमोनिफिकेशन, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच सॉइल बैक्टीरिया डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक मैटर एंड रिलीज अमोनिया इनटू द सॉइल। तो जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनके डिकम्पोजिशन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? अमोनिफिकेशन, जिससे कि वो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल होता है उसमें जो अमोनिया होता है उससे नाइट्रोजन को रिलीज कर देते हैं। द प्रोसेस बाय विच सॉइल बैक्टीरिया डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर एंड रिलीज अमोनिया इनटू द सॉइल, और अमोनिया को रिलीज कर देते हैं सॉइल के अंदर, ठीक है। डीनाइट्रिफिकेशन, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच, नाइट्रिफिकेशन का उल्टा डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। इट इज़ द प्रोसेस बाय विच नाइट्रेट्स are converted into the atmospheric nitrogen back to the complete the cycle। तो वापस ये एक अपोजिट प्रोसेस है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, डीनाइट्रिफिकेशन। शूडोमोनास बैक्टीरिया का नाम है, शूडोमोनास,
Pseudomonas. Bacteria is responsible for denitrification, which converts nitrogenous compound into the nitrogen gas. नाइट्रोजन कंपाउंड को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करके नाइट्रोजन को वापस से एटमॉस्फेयर में भेज देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कार्बन साइकिल के बारे में। कार्बन साइकिल, जो कार्बन का जो सोर्स है वो है कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, अबाउट 0.033% एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, 0.33 सॉरी 0.33% ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, और सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, एंड दिस इज द सोर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर। द कार्बन साइकिल is the process by which carbon moves from the atmosphere into the earth and its organisms and then back again। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात यह है कि कार्बन का साइकिल किस तरीके से होगा। बिल्कुल सही है कि ये जो कार्बन है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको कौन सबसे पहले लेगा? प्लांट्स लेगा फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, प्लांट्स ने ले लिया, अपना प्रोटोप्लाज्म बना लिया, अपना फूड बना लिया, तो प्लांट्स को कौन खाएंगे? एनिमल्स खाएंगे। ठीक है, प्लांट्स जब मर जाएंगे तो उनका कोल बन जाएगा, मतलब यानी कि फॉसिलाइजेशन हो जाएगा, कोयला बन जाएगा, पेट्रोल बन जाएगा, डीजल बन जाएगा। ठीक है, वो बन जाएगा। इस तरीके से कार्बोनेट्स के फॉर्म में अगर ये हो गया तो ये पानी के अंदर चला जाएगा, लाइमस्टोन बना लेगा। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह, आपने चूना वगैरह देखा ही होगा, तो वहाँ पर भी कार्बोनेट्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, और कोल बन गया, पेट्रोलियम बन गया, ये सब चीज़ें हो सकती है। ठीक है, चाहे प्लांट के मरने से भी और उसके दबने से भी कोयला बन सकता है। ठीक है, इसी तरीके से प्लांट और एनिमल के जो ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उनके थ्रू भी उनके भी फॉसिलाइजेशन से पेट्रोलियम बन सकता है। ठीक है, एनिमल से भी कार्बोनेट शेल्स बन सकते हैं, जिस तरीके से प्लांट्स से बनी हुई है, उसका उनकी बॉडी ओशन में चली जाए और वहाँ पर वो धीरे धीरे एक शेल में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो दिस इज़ द लाइफ साइकिल, सॉरी दिस इज़ द कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, कार्बन साइकिल इन एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर भी वही सारी प्रोसेस होगी, फोटोसिंथेसिस होगा, रेस्पिरेशन होगा, डिकम्पोजिशन होगा। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के बारे में बात करते हैं। कार्बन साइकिल इन्वॉल्व इन द फॉलोइंग प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस सबसे पहले होगा। इन द प्रोसेस प्लांट फॉर्म देयर फूड बाय द एब्जॉर्बिंग द एटमॉस्फेरिक कार्बन इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड रिलीज ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो अब यहाँ पर कोई सिंपल सी बात है, जो एटमॉस्फेयर की कार्बन डाइऑक्साइड थी वो सबसे पहले किसके पास जाएगी? प्लांट के पास जाएगी। ठीक है, और प्रोसेस कौन सी होगी? फोटोसिंथेसिस होगी। प्लांट ने फोटोसिंथेसिस कर लिया और अपना फूड बना लिया। प्लांट को किसने खाया? हार्बीवोरस ने खाया, हार्बीवोरस को कार्निवोरस ने खाया, कार्निवोरस को ओमनीवोरस ने खाया। ठीक है, जब ये ओमनीवोरस, कार्निवोरस, हार्बीवोरस प्लांट जब इनकी डेथ हो जाएगी तो डिकम्पोजिशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन हो जाएगा। डिकम्पोजिशन हो जाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस से एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। तो इस तरीके की प्रोसेस है, कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल है, आपको सब मालूम है इसके बारे में, बस आप इसको साइकिल से जोड़ देना है आपको। अब रेस्पिरेशन कर रहा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन कर रहा है, जैसे प्लांट, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि ये CO2 को किसने लिया? प्लांट ने लिया। किस प्रोसेस के थ्रू लिया? फोटोसिंथेसिस के थ्रू लिया। ठीक है, प्लांट को किसने खाया? फाइनली एनिमल्स ने खाया। ठीक है, प्लांट से अब ये एनिमल में चला गया कार्बन, जो यहाँ प्लांट में था। ठीक है, अब प्लांट ने भी रेस्पिरेशन किया, एनिमल ने भी रेस्पिरेशन किया तो क्या निकालेंगे? क्या रिलीज करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर में चली गई। ठीक है, यही प्रोसेस है रेस्पिरेशन की। In this process, plant and animals respire, resulting in breakdown of glucose stored in the plants and animals to release carbon dioxide, water vapor and energy। ये रिलीज हो जाएगी। तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड से मतलब है फिलहाल, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होकर वापस से एटमॉस्फेयर में, जो प्लांट्स में आई थी फोटोसिंथेसिस के थ्रू, अब प्लांट्स से वो एनिमल्स में गई। प्लांट्स और एनिमल्स इन दोनों ने रेस्पिरेशन की प्रोसेस की और रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुई और वो रिलीज होकर कहाँ चली गई? वापस से एटमॉस्फेयर में चली गई। ठीक है, अब डिकम्पोजिशन के बारे में मैंने आपको पहले ही कहा था कि डिकम्पोजिशन भी होगा। अब यहाँ पे जो ये यहाँ से CO2 से CO2 कहाँ आई? फोटोसिंथेसिस के थ्रू प्लांट में आई। प्लांट को किसने खाया? एनिमल ने खाया। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर रेस्पिरेशन की प्रोसेस देखी थी, कार्बन डाइऑक्साइड चला गया। अब ये एनिमल भी मर गया, प्लांट भी मर गया। ठीक है, डेथ हो गई इनकी, डेड एंड डीके कंपाउंड्स हो गए। ठीक है, इसके बाद में इनका डीकम्पोजर्स आए, डीकम्पोजर ने इसको डीकम्पोज कर दिया, तो इनके अंदर से जो कार्बन डाइऑक्साइड थे वो रिलीज होकर कहाँ चली गई? एटमॉस्फेयर में चली गई। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है, पढ़ लीजिए एक बार इसको। इन दिस प्रोसेस डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डीकम्पोज्ड to release carbon
कार्बन इनटू द एनवायरनमेंट। बिल्कुल सही बात है। कंबशन, अब क्या हुआ कि जो प्लांट और एनिमल्स थे, ये प्लांट्स और एनिमल्स हमारे जो थे, ये डेथ होने के बाद में, ज़रूरी थोड़ी है कि डेथ होने के बाद में डीकम्पोज हो जाए, तो सॉफ्ट पार्ट तो डीकम्पोज हो जाएगा, लेकिन हार्ड पार्ट क्या हो जाएगा, जो है वो फॉसिलाइजेशन भी हो जाएगा, या प्लांट को हम जला भी सकते हैं, प्लांट को लकड़ियाँ जलाते हैं तो कंबशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस एटमॉस्फेयर चली जाएगी। ठीक है, अगर इनका फाजिल भी बना, फाजिल पेट्रोल, डीजल, कोयला वगैरह बन गया, उसका भी हम कंबशन करेंगे तो भी CO2 रिलीज होकर एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। ठीक है, तो यही प्रोसेस है यहाँ पर। मूवमेंट ऑफ कार्बन फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द ओशियन, अब ओशन में भी चला जाएगा, या कैसे चला जाएगा, कार्बोनेट्स रॉक्स के फॉर्म में। द ओशन एंड अदर वाटर बॉडीज सोक अप अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स के फॉर्म में लगभग 25% कार्बन डाइऑक्साइड को सोकिंग कर लेते हैं, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं कार्बोनेट्स रॉक के फॉर्म में। ठीक है, तो वहाँ पर वो चला जाएगा। दस द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड so formed is almost equal to the amount of carbon dioxide consumed, and hence it is concentration in air remain the same। ठीक है, तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब किया जा रहा है, यूटिलाइज किया जा रहा है, उतना रिलीज भी हो जाता है। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में है वो हमेशा सेम बना रहेगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं ऑक्सीजन साइकिल के बारे में। The cyclic process by which oxygen element is circulated continuously through the living and non-living components of the biosphere constitute oxygen cycle. Oxygen cycle involved in the following process। तो ऑक्सीजन साइकिल तो सबसे सिंपलेस्ट साइकिल अगर इसको हम कहें तो बहुत सिंपल साइकिल है। ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में है, रेस्पिरेशन के लिए लेंगे, कौन लेंगे, प्लांट्स भी लेंगे और एनिमल्स भी लेंगे। रेस्पिरेशन किया, रेस्पिरेशन करने के बाद में किसको रिलीज करेंगे, CO2 और H2O को रिलीज करेंगे। इस CO2 और H2O को फोटोसिंथेसिस के थ्रू कौन ले लेगा, प्लांट्स ले लेगा। प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो वापस से किसको रिलीज करेगा, ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। बिल्कुल सही है, सिंपल सी प्रोसेस है, इसमें कुछ भी बड़ी बात नहीं है। आप अपने आप को सोचिए, प्लांट्स को सोचिए। ठीक है, वापस से एक बार बता देता हूँ। ऑक्सीजन को कहाँ यूज़ किया जाएगा, ऑक्सीडेशन में, यानी कि रेस्पिरेशन में। रेस्पिरेशन कौन करेगा, प्लांट भी करेगा, एनिमल भी करेगा। याद रखिएगा, प्लांट एनिमल दोनों रेस्पिरेशन करेंगे। ठीक है, दोनों रेस्पिरेशन करेंगे, दोनों क्या निकालेंगे, CO2 और H2O रिलीज करेंगे। इस CO2 और H2O को फोटोसिंथेसिस में कौन यूज़ करेगा, प्लांट यूज़ करेगा। ठीक है, प्लांट ने जब रेस्पिरेशन किया था तो CO2 रिलीज किया था। प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो O2 रिलीज करेगा, वापस एटमॉस्फेयर में चला जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा मैकेनिज्म है। ठीक है, अब आप ये सोच रहे होंगे ये क्या है, तो ये फोटोसिंथेसिस किया तो प्लांट ने ये बनाया ना, फोटोसिंथेसिस करा तो क्या बनाया, कार्बोहाइड्रेट बनाया। इस कार्बोहाइड्रेट को प्लांट भी कंज्यूम करेगा एट द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन और एनिमल्स भी कंज्यूम करेंगे। ठीक है, ओके, तो अब इसमें आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन और दिया होगा तो उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। रेस्पिरेशन, अब देखिए वापस से वही सारी बातें हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी, कोई बात नहीं, एक बार और देख लीजिए। रेस्पिरेशन, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स टेक इन सिंपल शुगर, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। रेस्पिरेशन में क्या करेंगे, जो शुगर होगा, जो कार्बोहाइड्रेट होगा, उस कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज जो भी होगा, उस ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेंगे और उससे वो CO2 और वाटर को रिलीज कर देंगे। इसके बाद में कंबशन की प्रोसेस, जिसमें हम किसी चीज़ को जलाते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ कंबशन, बर्निंग जिसको हम करते हैं तो ऑक्सीजन वहाँ पर यूज़ होती है, ऑक्सीजन रिएक्ट करती है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म एटमॉस्फेरिक इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स एंड द प्रोसेस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन रिलीज करेगा प्लांट एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा अपनी बॉडी में, ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, दस ऑक्सीजन इज लिबरेटेड इन द एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन कहाँ चला जाएगा, लिबरेट हो जाएगा एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमारे लगभग एक या दो टॉपिक और बचेंगे, दैट इज़ द ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लेशन वगैरह वगैरह। तो चलिए ये देख लीजिएगा आप। यहाँ पर अभी तक हमने जितना भी पार्ट सॉल्व किया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं। इन क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है,
एक स्लाइड ये है और हाँ एक ही स्लाइड है बस, तो इसको नोट कर लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज क्वेश्चन नहीं दूंगा, आप यहीं से क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और जो 2 टॉपिक हमारे बच रहे हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।